आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स. As we know, all the organisms are made up of cells. And what are cells? They are the basic structural and functional unit of all living organism. In every living organism, cell perform some basic activities like reproduction, excretion, and transportation, nutrition, etc. And to perform all these functions, cells need energy. So from where does this energy comes? As we know, हम हमेशा क्या बोलते हैं, फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड गिव्स अस एनर्जी. हम हमेशा ये बोलते हैं, ये स्टेटमेंट रहती है कि फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है. बट हाउ फूड गिव्स अस एनर्जी? सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, complex substances gets converted into the simpler ones. Okay, I repeat, complex substances get converted into the simpler ones, and they have, these simpler substances have the stored energy. ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनमें क्या होता है, स्टोर्ड एनर्जी होती है. सो ऑन रेस्पिरेशन दैट एनर्जी रिलीजेज द, दैट फूड रिलीजेज द एनर्जी. जो ये डाइजेस्टेड फूड है हमारा, विच विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि हमें पता है डाइजेशन का प्रोसेस हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है डाइजेशन. डाइजेशन में जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ जाता है, ठीक है, वेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस. तो वहां से क्या होता है, थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ विलीज. what are willies? They are the finger like projections. Willies क्या है, finger like projections in the small intestine, and they are rich in blood vessels. Okay, and they are rich in blood vessels. तो उन वहां पे क्या होता है, वहां पे जो भी आपका फूड डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है, दैट मीन्स योर सिंपलर सब्सटेंसेज विल गेट एब्सॉर्ब्ड बाय दिस स्ट्रक्चर एंड गेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड वेसल्स. और जो ब्लड वेसल्स है उनके थ्रू क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फाइनली टू द सेल. क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ही थ्रू हर सेल्स में आपका फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है. एंड दैट फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. उस फूड में क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, विच ऑन रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है तो दैट एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्रेक डाउन करके दैट एनर्जी will be produced. So in short we will say respiration is the process in which food will get converted into carbon dioxide, water molecule and energy in the presence of oxygen. As it takes place in the cell, so it would be known as cellular respiration. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन. दैट मीन्स जो आपके जो भी आपके डाइजेस्टेड फूड है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, विच इज़ अ सिंपलर फॉर्म. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी विल बी रिलीज्ड. प्लस क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. दैट इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. ओके, दैट इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. नाउ रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स. जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज योर एरोबिक एंड देन anaerobic respiration. As we know, aerobic, that means aero, air, which will take place in the presence of oxygen. Aerobic respiration is the respiration which takes place in the presence of oxygen. That means when the breakdown of glucose takes place in the presence of oxygen to release energy, that is your aerobic respiration. उसको हम क्या कहेंगे, aerobic respiration. And what is anaerobic respiration? Which will take place in the absence of oxygen. That means जो without oxygen होगा, that would be your anaerobic respiration. And during the anaerobic respiration, glucose, that means this one, glucose will get converted into the, if it is taking place in your muscle cells. देखिए, anaerobic respiration अगर आपकी muscle cells में हो रहा है तो it will produce lactic acid and energy. Okay, glucose will get converted into lactic acid and energy. इसको भी हम further discuss करेंगे. लेकिन जो anaerobic respiration, it is common in the organisms which are known as anaerobes. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, anaerobes कहते हैं. Anaerobes are those organisms in which anaerobic respiration takes place. For example, yeast. तो yeast जो होते हैं, they can survive in the absence of air. ठीक है, these organisms can survive in the absence of air, so they do the anaerobic respiration and that's why they are also known as anaerobes. In that case, what happens,
whenever anaerobic respiration takes place in the yeast cells, what will happen? Glucose will get converted into alcohol, carbon dioxide, and energy will be produced. Okay, glucose will get converted into alcohol, carbon dioxide, and energy will be produced. See, in both the cases energy will be released. आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है. बट द ओनली थिंग इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंपैरेटिवली मोर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत मोस्टली क्या है, जैसे ईस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया. ईस्ट क्या है, आपका एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है. ठीक है, ईस्ट आर योर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, दे रेस्पायर एनारोबिकली. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे प्रोड्यूस अल्कोहल. उस प्रोसेस में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? अल्कोहल. दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली यूज इन द योर बेकिंग इंडस्ट्रीज. जो बेकिंग इंडस्ट्रीज होती है उसमें ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. आपने कभी देखा होगा, जैसे घर में अगर हम डो प्रिपेयर करते हैं भटूरे का, है ना, अगर हम डो प्रिपेयर करते हैं उसमें भी हम कर्ड वगैरह ऐड कर देते हैं. ठीक है, कर्ड, शुगर, किस लिए? सो दैट द और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन रेस्पायर एनारोबिकली. और जब वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है. दैट्स वाई योर डो बिकम फ्लफी इन नेचर. और उसी वजह से जो डो होता है ना वो फ्लफी हो जाता है. तो इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू रखते हुए ईस्ट सेल्स को भी मेनली यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री. तो ईस्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेकिंग इंडस्ट्री में. नाउ कम टू द आर बॉडी सेल्स. एज वी नो आर बॉडी सेल्स रेस्पायर एरोबिकली. हमें पता है हमारे बॉडी सेल्स कैसे रेस्पायर करते हैं? एरोबिकली रेस्पायर करते हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, whenever we do heavy exercise, जब भी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, एट दैट टाइम वी नीड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी. उस टाइम हमारे को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है विच इज़ नॉट सफिशिएंट. द एनर्जी व्हेन at that time the energy which we are getting through the aerobic respiration is not sufficient. So at that time what happens, our muscle cells, जो हमारे muscle cells होते हैं, they started respiring anaerobically. वो क्या करते हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं. कैसे रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं? एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देते हैं. दैट मीन्स दे स्टार्टेड रेस्पायरिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड व्हेनेवर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन केस ऑफ आर मसल सेल्स it will produce lactic acid and energy will be released. Okay, but the amount of energy is quite low. जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना वो थोड़ी लो होगी. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो बट स्टिल lactic acid will be formed and the energy will be released during the process of anaerobic respiration which takes place in our muscle cells. Now whenever lactic acid produced, okay, जब भी lactic acid produce होता है तो उससे क्या होता है? we started feeling cramps in our body. आपने देखा होगा आफ्टर एवरी एक्सरसाइज यू फील क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स आपको फील होते हैं. वाई? दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट कॉजेज मसल क्रैम्प्स. किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट कॉज क्रैम्प्स. एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम दैट क्रैम्प्स by doing hot water bath, by having hot water bath or doing hot oil massage. अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया में where we are feeling the muscle cramps, उस पर्टिकुलर एरिया में ना अगर हम हॉट ऑयल मसाज करें या फिर हम हॉट वाटर बाथ लें, ठीक है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एट दैट पर्टिकुलर एरिया. उस पर्टिकुलर एरिया में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इट विल गेट इम्प्रूव्ड. And as a result the supply of oxygen, okay, as a result the supply of oxygen to the muscle cells will also get increased. तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. and as a result it leads to the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. okay, I repeat, क्या होता है? whenever we feel muscle cramps in particular area, what we do hot oil massage at that area. उस एरिया की हम hot oil massage करते हैं so that the circulation of blood get improved at that area, ताकि उस एरिया में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए. इफ ब्लड सर्कुलेशन इज गेटिंग इम्प्रूव तो ब्लड के थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई होता है. तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो गेट इम्प्रूव्ड एंड विच लीड्स टू द complete breakdown of lactic acid into water
and carbon dioxide, and that's how we get relief from the muscle cramp after having hot oil massage. Hope sabko respiration is clear now. Now how respiration is different from breathing? See, breathing is basically inhalation followed by exhalation. जब आप whenever you are taking in oxygen rich air, जब आप inhalation क्या है, taking in of oxygen rich air, exhalation is releasing out of carbon dioxide rich air. Okay, inhalation क्या है, taking in of oxygen rich air into the body, and exhalation क्या है, releasing out or giving out of air rich in carbon dioxide, and it is a continuous process. So whenever inhalation followed by exhalation is called breathing. ठीक है, inhalation followed by exhalation is breathing and it is a continuous process. जब भी आप क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो और एक्सेल कर रहे हो, बस बेसिकली यू आर टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इनटू योर बॉडी एंड रिलीजिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर into the environment. So that is basically your breathing. But when your body cells, जब आपके body cells, but when your body cells utilize the oxygen, okay, but when your body cells utilizing the oxygen which you are taking in during the process of inhalation for the breakdown of digested food into carbon dioxide, water and energy. Okay, I repeat, in the breakdown of carbon dioxide, water and energy, that is your respiration. But when you are normally inhaling and exhaling, that means inhalation followed by exhalation, then it would be your breathing. तो उसको हम breathing कहेंगे. And the number of times a person breathe in a minute would be your breathing rate. एक मिनट में आप जो है कितना breathe करते हो, that would be your breathing rate. Okay. ओके, ब्रीथिंग रेट की बात करें, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज द ब्रीथिंग रेट. एक मिनट में कोई भी पर्सन कितनी बार ब्रीथ कर रहा है, दैट इज द ब्रीथिंग रेट. ओके, दैट इज द ब्रीथिंग रेट. जैसे अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें, ठीक है, तो नॉर्मली वी ब्रीथ 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट, बट आफ्टर हेवी एक्सरसाइज और वॉट आफ्टर डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, ऑब्वियसली आवर ब्रीथिंग रेट गेट इंक्रीज. हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. इट समवेयर बिकम्स अप टू 25 टाइम्स पर मिनट. ओके, 25 टाइम्स पर मिनट. अब देखिए, अगर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, वी हैव अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, हमारी जो नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ से वी टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर. वेन एवर वी इनहेल एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, इट पासिस इनटू आवर नेसल कैविटी. जो नॉस्ट्रिल से एक पैसेज जा रहा है, दैट इज आवर नेसल कैविटी, विच इज लिंक्ड टू द लंग्स थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर called windpipe, which passes into our lungs. Okay, which passes into our lungs. I repeat, from nasal cavity air reaches into our lungs through the windpipe. windpipe के थ्रू एयर जो है वो हमारे कहाँ एंटर करती है, लंग्स में. तो जो आपका विंड पाइप है, विच इज़ योर ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया ही इसके क्या हो रहा है आपका, इट इज़ गेटिंग डिवाइडेड इनटू divides into two parts. ठीक है, and enters into both the lungs, which is your bronchi. Okay, and bronchi then converted into bronchioles and finally to the alveoli. I repeat, देखिए, whenever you inhale oxygen rich air through the nasal cavity, it will enter into your windpipe, and through this windpipe, which is getting divided into two parts, okay, and entering this trachea into both the lungs as bronchi, and these bronchi will get converted into bronchioles and finally into a air bubble like structure, which is known as your alveoli. And this is your diaphragm. ये क्या है आपका, डायफ्राम है. एंड हेयर आर सम इंटरकोस्टल मसल्स विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ रिब केज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन. सी, वेन एवर यू इनहेल, जब आप इनहेल करते हो, एट दैट टाइम आप इनहेल कर रहे हो तो थ्रू नेसल कैविटी योर एयर विल एंटर इनटू योर लंग्स. तो हाउ इट हैपन्स, सी, व्हेन यू इनहेल योर रिब केज, आप इनहेल करेंगे तो योर रिब केज विल कम्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड. आपका जो रिब केज है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड एंड आउटवर्ड विल मूव, और डायफ्राम विल गो डाउनवर्ड.
और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा. वाई? सो दैट द मैक्सिमम एयर रिच oxygen rich air, so that maximum oxygen rich air can enter in your lungs, in your lungs. Okay, and from here also, यहाँ पे क्या है, ये एल्वोलाई है. ठीक है, दैट इज योर एल्वोलाई. ये यहाँ पे ये जो एयर लाइक स्ट्रक्चर है, इट इज अ साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज. ये वो साइट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. दैट मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. सो दिस पोर्शन, दिस साइट इज रिच इन ब्लड वेसल्स. ये क्या होती है, रिच होती है इन ब्लड वेसल्स. सो यहाँ से ऑक्सीजन विल गेट डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल्स, and through the blood vessels will get transported to each and every cell of your body, and in return the blood vessels will bring, ये आप आगे ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे कि जो वेन्स होती हैं, दे विल कैरी द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, एंड आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड. ओके, तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, द ब्लड वेसल्स विल ब्रिंग इट इनटू द लंग्स. वो उसको कहाँ ले आएंगे, लंग्स. एंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन, जो एक्सलेशन का प्रोसीजर है, उसमें क्या होगा, अगेन क्या होगा, योर रिब केज, आपने जब एक्सेल करोगे तो योर रिब केज विल गो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, एंड डायफ्राम विल गो अपवर्ड. जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, सो दैट द ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कैन बी रिलीज्ड आउट ऑफ योर बॉडी. ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है वो आपकी बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाए. ठीक है, अगर एक बार मैं दोबारा मैकेनिज्म रिपीट करती हूँ. ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, व्हाट हैपन्स व्हेन वी डू इनहेलेशन, आवर रिब केज विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. हमारा जो रिब केज है वो क्या होगा, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा, एंड डायफ्राम विल गो डाउनवर्ड. जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, सो दैट द मैक्सिमम ऑक्सीजन रिच एयर कैन एंटर इन योर लंग्स, एंड वेन एवर एक्सलेशन टेक्स प्लेस. अब जब ऑक्सीजन एंटर कर लेगा तो जो आपकी एल्वोलाई है, विच इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो वहाँ से ब्लड वेसल्स जो हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देंगी टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, एंड इन रिटर्न विल ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. और वो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सेल आउट, जिसे हम एक्सेलेशन बोल रहे हैं. तो ड्यूरिंग एक्सेलेशन व्हाट विल हैपन, योर रिब केज विल गो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड. जो रिब केज है वो डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेगा, एंड डायफ्राम विल कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. जो उसकी पोजीशन थी ना पहले, उसी पे आ जाएगा, मूव्स बैक. ठीक है, एंड द डायफ्राम विल मूव बैक. ठीक है, सो दैट ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर कैन बी रिलीज्ड आउट ऑफ योर बॉडी. ताकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है उसको हम अपनी बॉडी से रिलीज आउट कर सकें. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, वाई वी आर सेइंग दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर, because the concentration of oxygen during inhalation is more as compared during exhalation. अगर हम exhalation से compare करेंगे, तो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, ओके, तो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है ना, वो क्या है, इनहेलेशन के टाइम पे ज़्यादा है. ठीक है, ऐसा नहीं है वाइल एक्सेलिंग यू आर एक्सेलिंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, यू आर एक्सेलिंग ऑक्सीजन एज वेल, बिकॉज एयर जो है ना, इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. तो जब हम इनहेल भी करते हैं ना, वी इनहेल एयर एज अ होल. तो हम एयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है उन सबको इनहेल कर रहे हैं. ऐसा नहीं है वी हैव अ ऑप्शन टू टेक इन ओनली ऑक्सीजन. अगर ऐसा होता तो पॉल्यूशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होता हमारी हेल्थ पे, जो कि ऐसा नहीं है. ठीक है, वी ऑलवेज टेक एयर एज अ होल. तो उसमें अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की, वो ज़्यादा है ड्यूरिंग इनहेलेशन एज कंपेयर टू एक्सेलेशन. एक्सेलेशन के टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का, वो कंपैरेटिवली लो होता है एज कंपेयर टू योर इनहेलेशन. और उसी तरह एक्सेलेशन के टाइम पे, ठीक है, वाइल एक्सेलिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इनहेलेशन. इनहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, कंसंट्रेशन है, वो क्या है, कम है as compared to the exhalation. That's why we say that inhalation, that means taking in of oxygen rich air, and exhalation is releasing out of carbon dioxide rich air. But it doesn't mean that we are taking in only oxygen and releasing out only carbon dioxide. Hope I make this clear to everyone.